अगला क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में पूछा सकता है, क्वेश्चन ये है कि आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट में किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो इसका जवाब आपको ये देना है कि आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट में जिन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि मेंटेन किया जाता है, वो है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इन प्रोसेस टेस्टिंग रिकॉर्ड्स, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, डेविएशन रिपोर्ट्स, कैलिब्रेशन लॉग्स और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट रिजल्ट्स। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इनके ऊपर में मेरे पहले से ही सेपरेट वीडियो आ चुके हैं। बट अगर आपको इनमें से अगर किसी भी रिकॉर्ड को समझना चाहते हैं तो आप उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में मैं इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट ज़्यादातर मेरे जो पुराने वीडियोज़ हैं उसमें आपको इन सभी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिनके ऊपर मैंने पहले से ही सेपरेट वीडियो बनाए हुए। अगला क्वेश्चन और क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपको पता होना भी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट में किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है। तो देखिए, एक एक करके मैं सभी का नाम आपको बता देता हूँ। बैलेंस एंड स्केल्स, हार्डनेस टेस्टर, फ्राइबिलिटी टेस्टर, डिसोल्यूशन एपरेटस, पीएच मीटर, मॉइस्चर एनालाइजर मतलब वही कार्ल फिशर इंस्ट्रूमेंट, और माइक्रोस्कोप फॉर विजुअल इंस्पेक्शन। ये वो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट के द्वारा डेवलप फिर यूज किए जाते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एचपीएलसी और जीसी का क्या आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट के द्वारा एचपीएलसी और जीसी का यूज नहीं किया जाता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जी हाँ, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट का अपना एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर एचपीएलसी का यूज किया जाता है और जीसी का भी यूज किया जाता है। जी हाँ, जैसे कि मतलब आईपीक्यूसी का जो एचपीएलसी डिपार्टमेंट होता है वो सेपरेट होता है और जीसी डिपार्टमेंट सेपरेट होता है। तो आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर एचपीएलसी एनालिसिस भी परफॉर्म किए जाते हैं और गैस क्रोमैटोग्राफी एनालिसिस भी परफॉर्म किए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। एचपीएलसी और जीसी का भी आईपीक्यूसी के द्वारा यूज़ किया जाता है। वहीं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट तो यूज़ कर ही रहा है एचपीएलसी और जीसी का, बट आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट अपने आप में एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जिनके अपने एचपीएलसी और जीसी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट वाले जो होते हैं वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाके एचपीएलसी और जीसी को यूज़ करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इनका एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, सेपरेट लेबोरेटरी होती है, वहाँ पर ये अपने एचपीएलसी और जीसी को यूज़ करते हैं और ये बिल्कुल क्यूसी से अलग ही काम करते हैं। इनका क्यूसी से कोई लेना देना नहीं होता है, बिल्कुल सेपरेट होकर काम करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट अपने आप में एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, इनकी सेपरेट वर्किंग है, इनके मैनेजर अलग होते हैं, सब अलग होता है। वहीं जो आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट है वो क्वालिटी एश्योरेंस के अंतर्गत काम करता है और इनके जितने भी हेड होते हैं, बॉस होते हैं, वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट वाले ही होते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एचपीएलसी और जीसी का आईपीक्यूसी में यूज़ नहीं होता है और इनके एक सेपरेट लेबोरेटरी होती है जहाँ पर इनको अलग से ही एचपीएलसी और जीसी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू पूछा सकता है आईपीक्यूसी से रिलेटेड, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट के पास क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ये भी एक सीधे साधे शब्दों में ये भी पूछा सकता है कि आईपीक्यूसी के अंदर क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या वर्किंग है, और हम यह कह सकते हैं कि उनके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसके बारे में बताइए। तो इसका जवाब आपको ये देना है। सबसे पहला काम उनका ये होता है कि जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर बैचेस बन रही हैं, उन बैचेस के अंदर जो क्वालिटी मेंटेन हो रही है उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना। के मतलब सभी बैचेस के अंदर जितनी भी बैचेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर बनेगी उन सभी बैचेस की क्वालिटी एक जैसी होनी चाहिए, अप टू द मार्क होनी चाहिए, जो कि रेगुलेटरी बॉडीज़ के द्वारा स्पेसिफाइड की गई है। रेगुलेटरी बॉडीज़ मतलब यूएसएफडीए, एमएचआरए, जो सीजीएमपी के द्वारा जो हमको बताया गया है कि ड्रग की जो क्वालिटी है वो इस तरीके से होनी चाहिए, उसी तरीके से हमारी ड्रग की क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए और ये हर बैच के अंदर होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट के सामने। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको वो यूज़ करते हैं। एचपीएलसी और जीसी भी इसके अंदर आते हैं। तो इन सभी के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, इनके कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, इनका मेंटेनेंस समय समय पर करना, ये काम भी जो है वो आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट को करना होता है। देखिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी डेविएशन होते हैं, देखिए आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी डेविएशन हो रहे हैं या जितने भी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन टेस्ट लिए जाते हैं, इनको भी आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा, जो भी एनालिस्ट वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, उन्हीं के द्वारा हैंडल किया जाता है। तो ये काम भी उन्हीं का होता है। ऐसा नहीं होता कि क्यूसी से कोई लोग आएंगे और वो वहाँ पर होने वाले डेविएशन और ओएस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, नहीं। वहीं पे जो एनालिस्ट काम कर रहे हैं वही, क्योंकि उन्होंने ही वो डेविएशन परफॉर्म किया है, तो वही फिर उन डेविएशन का प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, जो कि वो क्यूए डिपार्टमेंट में जाके जमा कराते हैं। और साथ ही साथ जो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो भी उन्हीं एनालिस्ट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा जो प्रेशर आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट के ऊपर होता है, और ये एक ऐसा काम है जिसकी वजह से
IPQC डिपार्टमेंट में हर कोई काम नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेशर हमेशा मेंटेन होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा कि आप जल्द से जल्द एनालिसिस करें और हमको रिजल्ट प्रोवाइड करें, जिससे कि हम प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकें। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है IPQC डिपार्टमेंट के ऊपर कि उनको जल्द से जल्द, जब भी उन्होंने सैंपल को विड्रॉ किए हुए हैं, उनका एनालिसिस वो समय पर करें और जल्द से जल्द रिजल्ट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक प्रोवाइड कराएं, जिससे कि वो प्रोडक्शन आगे बढ़े। क्योंकि जब IPQC डिपार्टमेंट सैंपल को विड्रॉ कर लेता है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो होल्ड पे चला जाता है और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो आगे कंटिन्यू नहीं करता है। और ये प्रेशर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से IPQC डिपार्टमेंट 24/7 जी हाँ 24 घंटे काम करता है। तो यहाँ पर अगर आपको काम करने का मौका मिलता है तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर आपको नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ सकती है और हो सकता है कभी कभी आपको 12-12 घंटे काम करना पड़े। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है IPQC डिपार्टमेंट में, खासकर वो स्टूडेंट्स या वो एनालिस्ट जो कि HPLC और GC डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनको तो 24 घंटे वर्क करना होता है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि रेगुलेटरीज गाइडलाइंस के हिसाब से जो चेंज दिए जा रहे हैं, जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस में चेंजेस हो रहे हैं, उसके हिसाब से IPQC डिपार्टमेंट को भी मॉडिफाई होना पड़ता है और अपनी वर्किंग को भी चेंज करना होता है। मतलब जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस चेंज हो रही है या कोई भी गाइडलाइन है उसमें चेंजेस आ गए हैं, तो आपको उस गाइडलाइन के चेंजेस के हिसाब से अपनी वर्किंग को भी चेंज करना होगा। जो गाइडलाइन बोल रही है उसके हिसाब से आपको काम करना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से भी कई बार एनालिस्ट को काफ़ी दिक्कत आती है और ये कई बार ज़्यादातर चेंजेस जो होते हैं वो US FDA के अंदर होते हैं और जब US FDA के अंदर चेंज होगा तो CGMP के अंदर भी चेंज हो जाता है और CGMP हमको फॉलो करनी होती है और ये चेंजेस कई बार काफ़ी बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूँ कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। और कई बार एनालिस्ट जो होते हैं, क्योंकि वो पिछले 2 साल 3 साल 4 साल से उस प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते आ रहे हैं, उस वर्किंग कल्चर को फॉलो करते आ रहे हैं और एकदम से गाइडलाइन में चेंज होने की वजह से अब आपको वर्किंग में चेंज करना पड़ रहा है, नए फीचर्स को आपको ऐड करना पड़ रहा है। तो कई बार स्टेबिलिटी कई बार कम हो जाती है, गलतियाँ भी होती है, डेविएशन भी होते हैं और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एनालिस्ट के सामने जो भी IPQC डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं कि जैसे क्योंकि देखिए अब नए वर्किंग कल्चर के अंदर ढलना होगा और जब आप नए वर्किंग कल्चर के अंदर ढलेंगे तो आपको अपने पुराने कल्चर को छोड़ के नए को अपनाना होगा। तो हो सकता है कि उसके अंदर आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक तो वैसे ही वर्क का प्रेशर है, बैचेस को समय समय पर रिलीज़ करना है, एनालिसिस बहुत तेज़ी से परफॉर्म करना है। तेज़ी से मतलब ये है कि क्योंकि जब तक मैंने आपको बताया ना प्रोडक्शन रुका हुआ है, तो जब आप वर्किंग में चेंजेस होगा, गाइडलाइन के अंदर चेंजेस होगा तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है IPQC के सामने। अगला क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन होगा हमारी इस वीडियो का। क्वेश्चन ये है कि IPQC डिपार्टमेंट फार्मा इंडस्ट्रीज के इंप्रूवमेंट में कैसे रोल प्ले करता है। तो इसके बेसिक वर्क को मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। पहला कंट्रीब्यूशन तो ये होता है कि जब IPQC डिपार्टमेंट सैंपल्स का एनालिसिस करता है और जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं इन प्रोसेस बैचेस के, उन रिकॉर्ड्स को, उन रिजल्ट्स को ये कंटिन्यूसली एनालिसिस करता है और उन एनालिसिस के बेसिस पे ये कई बार सजेशंस भी देता है कि हम कैसे अपने प्रोडक्शन को और भी बेहतर कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमको यहाँ पर दिक्कत आ रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है IPQC डिपार्टमेंट का। साथ ही साथ जब IPQA डिपार्टमेंट ये चेक करता है कि प्रोडक्शन के अंदर किस तरीके का डेविएशन हो रहा है, कोई ना कोई गलती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो एक जांच पड़ताल करता है, एनालिसिस करता है, या कह सकते हैं कि दिक्कत कहाँ आ रही है इसको चेक करने का काम किसका होता है, IPQA डिपार्टमेंट का होता है। यहाँ पर IPQC डिपार्टमेंट जो होता है ना, वो IPQA डिपार्टमेंट की काफ़ी मदद करता है कि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, प्रोडक्शन एरिया के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में IPQC डिपार्टमेंट IPQA के साथ मिलकर काम करता है। साथ ही साथ जब कोई भी कापा लेना होता है, मतलब करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेना होता है, वहाँ पर भी IPQA डिपार्टमेंट के साथ में IPQC डिपार्टमेंट भी मिलकर काम करता है और डिसाइड करता है कि हमको किस तरीके का कापा यहाँ पर लेना पड़ेगा। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है IPQC डिपार्टमेंट का, क्योंकि केवल IPQC डिपार्टमेंट का काम ये नहीं है कि बस यहाँ से आप सैंपल को विड्रॉ करो, वो एनालिसिस करेंगे और आपको रिजल्ट प्रोवाइड करा देंगे, उस रिजल्ट के बेसिस पे आप अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पर IPQC डिपार्टमेंट IPQA के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने आपको बताया है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, और साथ ही साथ जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुकी है तो जो आप करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हो उसको भी लेना है कि नहीं लेना है, इससे क्या फ़ायदा और नुकसान होगा, मतलब ये चीज़ें भी IPQC डिपार्टमेंट जो है वो IPQA को बताता है और उनकी हेल्प करता है। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और डिपार्टमेंट से रिलेटेड इस तरह का वीडियो बनाऊँ, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैं आपको बताऊं कि किस तरीके के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके किस तरीके से आपको जवाब देना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे उस डिपार्टमेंट को मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उस डिपार्टमेंट के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।
आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।